हिमाचल से, लद्दाख से लेकर हिमालय के इन वादियों से आप निकले हुए हैं, चंडीगढ़ पहुँचे हैं, तो किस तरह का आपका सफ़र रहा और क्या कठिनाइयाँ जो हैं यहाँ तक आपको पहुँचने में मिली? जी, सफ़र हमारा बहुत ऊबड़ खाबड़ रहा। जो ऊबड़ था वो 17,500 फुट का था और ये खाबड़ जो है वो लगभग 0 पे है। तो वहाँ 17,500 पे सब कुछ जमा हुआ था, फ्रोज़न, डेड फ्रोज़न, -6-7 डिग्री पे, और यहाँ सुलगते सड़कें 40 डिग्री पे। अब सोचिए आप, जो ऊंचे हिमालय के लोग हैं हमारे साथ, 150 लोग हैं, उनमें से कुछ 80-81 वर्ष के हैं और कभी उन्होंने गर्मी देखी नहीं है। तो यहाँ पसीना खूब निकल रहा, मतलब पसीना, तो क्या कहेंगे आप, जार। तो जो ये पसीना आप बहा रहे हैं, जो हिमालय से लेकर आप खून भी बहा रहे हैं, जो छालों के खून और गर्मी के पसीने दोनों बहा रहे हैं। जी, तो सर क्या आपका प्रोग्राम रहेगा आगे के लिए, और कब आप चले थे लद्दाख से, और क्या आपका पूरा मकसद है? 1 सितंबर को चले थे हम, ये 27वां दिन है, और 2 अक्टूबर को हम दिल्ली पहुंचेंगे। हमारा मकसद है कि जैसे मैं एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लद्दाख, और लद्दाख ही नहीं पूरा हिमालय को हम विशेष दर्जा दें, संरक्षित रखें इसे एक यूज एंड थ्रू वस्तु न देखें। इसमें से सीमेंट निकालेंगे, इसमें से बिजली निकालेंगे, इसमें से तांबा निकालेंगे, लिथियम निकालेंगे। ये हमारे देवों की भूमि है, अबोर्ड ऑफ द गॉड्स है, सोर्स ऑफ वाटर है, सारे ग्लेशियर यहाँ पर है, दुनिया की 1/4 आबादी इसी पानी पर निर्भर है। तो इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। हम कहीं भी कचरा करते हैं, मगर अपने पानी की टंकी में तो कम से कम नहीं करते हैं ना। तो कम से कम हिमालय को हम उस उद्योग और खनन के कचरे से बचाएं। और कहीं भी कीजिए, मगर यहाँ सोच समझ के कीजिए, और करें भी तो स्थानीय लोगों की सहभागिता से करें। उनको दरकिनार करके कोई 2 साल के लिए आके अफसर बनाने लगे निर्णय, तो वो गलतियां करेंगे और सबका इसमें विनाश होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हिमालय को एक विशेष दर्जा दिया जाए। हम लद्दाख से हैं तो लद्दाख से शुरू किए हम। लद्दाख का वो विशेष दर्जा है संविधान का 6वां शेड्यूल, जो स्थानीय जनजातीय लोगों को अधिकार या की जिम्मेदारी देती है कि कैसे वो प्रबंधन करें अपने इलाके का, नियम कानून खुद बनाकर। तो वो वचन हमें दिया गया था 2019 के चुनाव में, 20 के चुनाव में। अब की सरकार ने हमें लिखित में, घोषणा पत्रों में लिख के दिया था। अब उसका लागू होना बाकी है, 5 साल 6 साल गुजर गए, तो हम वो याद दिलाने भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ रास्ते में लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझना होगा और समझाना होगा अपने नेताओं को, ये हिमालय शोषण दोहन की वस्तु नहीं है, इसको हमें संरक्षित रखना होगा अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों को। तो चंडीगढ़ से अब आपका रूट प्लान अब क्या रहेगा? पैदल अब आगे जाएंगे या किस तरह से आप पहुँचोगे? वैसे तो हमारा पूरा दिल्ली तक पैदल का था, फिर हमने ये देखा कि एक तो कश्मीर में इलेक्शन हैं, तो हमने मनाली का रास्ता लिया। हम नहीं चाहते थे इलेक्शन में हमारा कोई असर हो। वैसे ही अब यहाँ पहुँचे तो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो हम फिर यही सोच रहे हैं कि इसमें हम सीधे उसमें नहीं पड़ें और वो हिस्सा हम गाड़ियों से करें, मगर सीमा तक हम चलेंगे। जैसे कल और परसों हम चलेंगे, कल डेरा बस्सी की तरफ चलेंगे, यहाँ से सुबह 6:30 बजे गुरुद्वारा शाहपुर साहब से, और चंडीगढ़ के लोगों से हम आमंत्रित करते हैं, आप भी अगर हमारे साथ 2 कदम चलना चाहें तो सुबह 6:30 बजे 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए हमसे, हमारे साथ जुड़िएगा। मगर हम बहुत ही शांति से शहर का सम्मान करते हुए एक मौन मार्च करते हुए जाना चाहते हैं। दिल्ली में सर आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? किस तारीख तक आपका दिल्ली पहुँचेंगे? दिल्ली में हम वही 30 तारीख को हम दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा करते हुए, और 1 और 2 को हम फिर बहुत ही शांति से एक मौन मार्च में दिल्ली की सड़कों से राजघाट पर 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे और बापू की समाधि पर श्रद्धा प्रस्तुत करेंगे। जिस तरह से आप चंडीगढ़ पहुंचे, तो चंडीगढ़ में क्या आपका साइकिल का वीडियो भी बड़ा चल रहा है और आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो जैसे आप पहाड़ों से जो मैदानी इलाकों पे आते हैं, तो क्या बदलाव आपको नज़र आता है अभी? जी, तो पहाड़ों में तो हम कहते हैं आप पैदल चलिए, तो इसलिए हम पैदल चले आए। यहाँ मैदानों में आप साइकिल चला सकते हैं, बहुत आसान है।
मगर हम हैरान होते हैं कि कोई चलाता नहीं है। चंडीगढ़ इतना सुंदर शहर है, यहाँ साइकिल के लिए अलग लेन्स बने थे, उसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर थोड़ा देखा तो कोई साइकिलिस्ट मिला ही नहीं, उसे देखकर दुखी हुआ। फिर कुछ ऐसे युवा समूह मिले जो साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे थे, तो उनके साथ जुड़कर मैं आज कोई 25 किलोमीटर चंडीगढ़ घूमा, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, चंडीगढ़ के लोगों को इतने समतल भूमि, इतने सुंदर शहर का फ़ायदा लेते हुए साइकिल पे चलना चाहिए। और वो साइकिल नहीं जो आप पॉइंट ए से पॉइंट ए को गोल गोल घूमने वाला, वो तो आपके क्या कहते हैं, कसरत के काम आ सकता है। वो साइकिल जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाए, आपके घर से दफ्तर जाए, घर से स्कूल जाए, जो कम्यूटिंग के लिए हो, जो यातायात के लिए हो। अगर पूरा चंडीगढ़ आप सोचिए साइकिल पे चलने लगे, क्योंकि आपको कोई मुश्किल है नहीं, यहाँ साइकिल पे चलना यहाँ इतना आसान है। और हम वहाँ 11.5 फुट पे, 1000 फुट पे साइकिल चलाते हैं, तो थोड़ा ये लगता है कि मुझे 2 चीज़ों पे बहुत दुख हुआ, आपको बताता हूँ। हम लद्दाख में हरे सब्जियों के लिए तरसते हैं कि गर्मियों के 3 महीनों में हरे सब्जी मिलती है हमें, बाकी 9 महीने हमें दाल आलू खाना पड़ता है। और यहाँ गर्मी सर्दी सब दाल आलू ही खा रहे हैं, तो हमारा सज़ा आप लोग भुगत रहे हैं। और शायद हम सब हरी सब्जी ज़्यादा खाते हैं वहाँ पर। यहाँ हम उम्मीद करके आए यहाँ सब्जियाँ खाएंगे, कोई खाता ही नहीं है। फल खाएंगे, बहुत कम खाते हैं, शायद अंकल चिप्स विप्स खाते हैं। तो सर जिस तरह से यहाँ पर जो क्लाइमेट का जो वैसे ही मैं कह रहा था, वहाँ साइकिल चलाना इतना मुश्किल है, फिर भी लोग चलाते हैं। और यहाँ हम सोचते हैं देखो कितने भाग्यशाली हैं, इतना समतल भूमि है, यहाँ आते हैं तो कोई नहीं चला रहा है, धुआं में सब धुएं में लिपटे हुए हैं। तो जिस तरह से मौसम का जो बदलाव आप देख रहे हैं कि आप पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का जो है काफ़ी देखने को मिलती है, और जिस तरह से बरसातों का दौर जो है, जैसे पहले क्या होता था कि जून जुलाई में काफ़ी बरसात हिमाचल में होती थी, लेकिन अभी भी बरसात हो रही है। और इस मौसम के बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और जिस तरह से जिस शहरों में जो गर्मी अब बढ़ रही है तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गर्मी का बढ़ना कारण है, बरसात तो उसका असर है। तो गर्मी जो बढ़ रही है वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव के किए हुए करतूतों से है। जिस तरह से हम मोटर गाड़ियां को तो सब देखते हैं, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ वही नहीं है, घरों से, गाड़ियों से भी ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि उन घरों में आप 4-4, 5-5 एयर कंडीशनर्स चला के रहते हैं, चाहे 2 ही लोग हों, पूरे घर को ठंडा करेंगे। और ठंडा भी इतना कि लद्दाख से भी ज़्यादा, आप रज़ाई पहन के 45 डिग्री बाहर इतने अय्याशियाँ कर रहे हैं ना, आप लोग जी करता है एक थप्पड़ मारूंगा। मतलब फिर कहते हैं कि यहाँ बारिश हो रहा है, जंगलों में आग लग रहा है, आप वहाँ 45 डिग्री में रज़ाई पहन के सो रहे हैं। ऐसी क्या ज़रूरत है? आप AC 30 पे रखिए और एक चादर पहन के सोइए। आपको ज़रूरी है कि लंदन की तरह ही करें, न्यूयॉर्क, इतने गुलाम भी क्या कि हम उनका मौसम अपने कमरे में बनाएं, और उसके लिए अपना सारा मेहनत की कमाई भी खर्चें और हवा भी खराब करें, बच्चों के लिए, दरख्तों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। मतलब प्रदूषण। ट्रॉपिकल इंडियन समर्स में हम कोट पहन के रहते हैं और हम कहते हैं पढ़े लिखे हैं। क्या द्वारा आज ये चंडीगढ़ पहुंचे हैं। सोनम वांगचुक हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट, लगातार पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इनका अभियान चल रहा है दिल्ली चलो। सर, पहले तो आपका चंडीगढ़ में स्वागत है। आज आप चंडीगढ़ की सड़कों पर भी घूमे, कैसा लगा चंडीगढ़? बहुत अच्छा लगा चंडीगढ़, हमें बहुत प्यारा लगा, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पीसफुल कर हमें गले लगाया और हम बिल्कुल सड़कों पे घूमे और साइकिलिंग की। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर साइकिलिंग लेन्स हैं अलग से, मगर दुख हुआ कि साइकिलिंग करने वाले 0 अल्टीट्यूड पे लगभग हैं और नहीं करते हैं, ये थोड़ा दुख लगा। सर, 27 दिन हो गए हैं आपकी यात्रा, आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं। 27 दिन की आपकी ये यात्रा कैसी रही? हिमाचल से होते हुए, पंजाब से होते हुए आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं, कैसी रही आपकी ये यात्रा? बहुत ही विस्मरणीय रहा, यादगार रहेगा। तकलीफ़ें भी हुई, मगर तकलीफ़ों पे ज़्यादा लोगों के हौसले थे, होंठों पर मुस्कान थे, हालांकि पाँव में छाले थे। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम बहुत से लोगों से जुड़ पाए, उनकी समस्याओं को समझ पाए और हिमालय को ज़्यादा समझ पाए। हम सोचते थे कि हमारा लद्दाख ही आघात है विकास के इन परियोजनाओं से, मगर हिमाचल में देखा, जब पंजाब के
फुटहिल्स में देखा तो हमें लगा कि ये तो पूरे हिमालय में हमारे जितना सोचा था उससे भी संगीन है, तो बहुत सीखने को मिला जी। सर, एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, खासतौर पर एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। जैसे आप रेगुलर बोल रहे हैं कि एसी मत चलाओ, साइकिलिंग करो, जितने वाहन बढ़े हैं, पोल्यूशन बहुत बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको पता है। सितंबर चल रहा है, अभी तक बारिश हो रही है, कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है। सितंबर में तो भी बारिश ही नहीं हुई, मौसम विभाग लगातार कह रहा है। लेकिन ये एनवायरनमेंट के प्रति लोग कब जागरूक होंगे, और खासतौर पर सरकार इसके बारे में सोचती है? जी, लोग जागरूक तो होंगे मगर देर से होने से फ़ायदा नहीं है ना। जब आग लग चुकी हो और तब आप जागें घर में तो आप नहीं बुझा सकते। समझदार वो हैं जब धुआं निकले तब आग जाग कर आग बुझाने लगे। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जगाने की। आग लग चुकी है, आइए मिल के बुझाते हैं। अभी हम कंट्रोल में हैं, वश में हैं, अभी हम बुझा सकते हैं। कुछ सालों में ये मुमकिन ही नहीं रहेगा। आपको पता होगा कॉप्स में और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये कहा गया है कि 1.5 डिग्री पहुंचने तक अब 4 साल और 10 महीने रह गए, यानी कि 5 साल से कम रह गए हैं हमें कुछ करने के लिए। उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होगा, हम चाहें भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज होने लग जाएगा। सिर्फ 5 साल या उससे भी कम बचे हैं। तो ये जागरूकता, ये बेचैनी लोगों में, ना नेताओं में, क्योंकि लोगों में नहीं है तो नेताओं में नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको फैलाने की हम जैसे लोग जो हो सकता है कर देंगे, मगर आप जैसे मीडिया इनको लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। सर, 2 अक्टूबर को आपने दिल्ली पहुंचना, राजघाट पे आप बैठेंगे, क्या करेंगे वहाँ पर? कैसे आप पैसे देना चाहते हैं लोगों को, सरकार को कैसे? जी, इस बार हमारा ये है कि पूरे हिमालय में बहुत से समस्याएं हैं पर्यावरण के, जिस तरह से हो सके उन्हें सुलझाना चाहिए। लद्दाख में हम 6वें शेड्यूल की मांग कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को भागदौड़ मिले, जिम्मेदारी मिले उस इलाके को संभालने की। वैसे ही हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल में, खासकर हिमालय में विशेष अधिकार कहिए, जिम्मेदारी कहिए, स्थानीय लोगों को देने की ज़रूरत है। वो संभाले अपने, क्योंकि वो हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, तो वो बेहतर संभालेंगे बजाय इसके कि कोई 2 साल के 3 साल के लिए पोस्टिंग के लिए जाए। उनका कोई वो स्टेक नहीं है, या कंपनी है जो शोषण करते हैं वो नहीं संभालेंगे, वो निचोड़ के यूज एंड थ्रो करके जाएंगे। तो यही बातें हम समझाते हुए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को भी हम यही श्रृंखला ख़त्म करेंगे बापू के चरणों में, जब उनका जन्म तिथि होगी, कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है सादगी भरे जीवन का, ताकि हर कोई जी सके, आप ऐसे जिएं और सच के कदम पर चलें। तो यही एक तरह का जो हमारी मंजिल है वो भी हमारा संदेश है, जो हमारा सफ़र है वो भी हमारा संदेश है। सर, पश्चिमी देशों की हम कॉपी करते जा रहे हैं। अमेरिका की आपने बात की, लंदन की बात की, हम लगातार पश्चिमी देशों को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि हम दुनिया को सिखा सकें कैसे जीना है अब के युग में, और जिस तरह से भारतीय लोग जीते आए हैं, संतुष्टि पर केंद्रित है हमारा जीवन, ना कि भौतिक क्या कहेंगे आप, साजो सामान पर, मटेरियल वेल्थ नहीं, कंटेंटमेंट ऑफ द सोल एंड हार्ट, इस पे वो है। तो ये हमें दुनिया को सिखाने की ज़रूरत है, मगर अभी हम खुद उनके नक्शे कदमों पर दौड़े जा रहे हैं। चाहे वो खाई में गिर रहे हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये दुख की बात है। अभी जैसे भारत का कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है, कहते हैं बहुत कम है, 4% ही है हमारा, मगर वो 4% अगर हमारी समझ के कारण है कि हम बहुत समझदार हैं इसलिए हैं, तब तो बड़ी बात है। अगर मौका नहीं मिला इसलिए है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वरना हम 40% उत्सर्जन करते, तो गलत है। तो हमें 4% बहुत अच्छी बात है, मगर समझ के करें और दुनिया को सिखाएं, ऐसा हो ना कि हम उनकी आंखें हमारी तरस रही हों, हम भी और 2 गाड़ियां खरीदें और 3 बंगले बनाएं और 40 कपड़े, और फिर हमारे पास है नहीं इसलिए 4% हो, तो वो
उतनी बड़ी बात नहीं है। तो हमें समझ कर, हमारे पास पैसे तो 40 घरों के हैं, मगर मैं एक घर में रहूँगा, बाकी जिनके पास नहीं है उनके लिए दूंगा, ताकि मेरी उत्सर्जन कम हो, सादगी जीवन हो, ऐसा हम अगर सिखा सकें। जिनके पास हो मगर फिर भी सादा रहते हैं, वो विश्व को आज ज़रूरत है। थैंक यू। तो हमारे साथ सोनम वांगचुक हैं, जो पिछले 25 दिनों से पैदल यात्रा कर रही है। चंडीगढ़ आज उनका काफिला पहुंचा है। आइए जानते हैं कि अब तक का सफ़र किस तरह का रहा। सर, आपकी एक मांग है जो दिल्ली में आप पहुंचने की यात्रा शुरू की आपने 25 दिन। इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा आपने चैलेंज क्या देखा और लोगों का साथ कितना? जी, सफ़र में ऐसा कोई चुनौती तो नहीं था, जो था वो पहले से हम उम्मीद कर रहे थे उसकी, और जिसकी उम्मीद की जाती है वो चुनौती नहीं होती। भले ही हाँ, ऊंचे पहाड़ों से आए, कहीं 17.5 फुट के दर्रों से, और उससे भी शायद मुश्किल था सुलगते सड़कों पर चलना जब हम तराई में पहुँचे, तो ये सब था लोगों के पाँव में, मगर ये सब छोटे हैं तुलना में इसके कि जो आज हिमालय के साथ हो रहा है। तो इसलिए हमें खुशी है कि छाले हों मगर होंठों पे मुस्कान है, कि हम कुछ समझ रहे हैं और कुछ समझा पा रहे हैं। वैसे ही हमारी उम्मीद है कि हम जो संदेश लद्दाख से लेके जा रहे हैं कि लद्दाख को संरक्षित रखा जाए, वैसे ही सारे हिमालय को रखा जाए। जैसा संवैधानिक प्रावधान जहाँ हो पाता है या नए बनाने पड़े, इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हिमालय आज और कल के यूज़ एंड थ्रो की चीज़ नहीं है। ये हमारा जल स्रोत है, ये हमारे एक तरह का गांव की पानी की कुआं है पानी का। तो इसको हम गंदा करें, वो कैसा गांव होगा जो अपने कुएं में कचरा डालता होगा। तो ये हालत है। इसको समझाते हुए हम दिल्ली जाएंगे और सरकार से कहेंगे कि लद्दाख के बारे में जो अनुच्छेद है 6वां शेड्यूल, जिसका उन्होंने वचन दिया, वो लागू करें। बाकी हिमाचल में, उत्तराखंड में, पूरे हिमालय में नए अगर आपको प्रावधान संवैधानिक बनाने पड़ते हैं, नियम कानून बनाने पड़ते हैं, तो करिए, मगर इसे संरक्षित रखिए। 6 शेड्यूल की आपने बात की और इसके साथ शेड्यूल पे अनएम्प्लॉयमेंट और जी, क्या कहेंगे कि ये 6 शेड्यूल कितना ज़रूरी है आज के समय में? तो 6 शेड्यूल क्या करता है, वो स्थानीय जनजातीय लोगों को हक, कहिए जिम्मेदारी, बल्कि हक से ज़्यादा जिम्मेदारी देता है कि आप संभालें इस इलाके को, कैसे विकास करना है। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, उन्हें नियम कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ऐसे लोग जो हज़ारों सालों से रहते आए हैं और पीढ़ियों तक रहेंगे, उनके हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगा ना कोई भी नाजुक चीज़, न कि उनके जो 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हैं या 10 साल कुछ माइनिंग करने आ रहे हैं, वो तो निचोड़ के चले जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ लागू करना चाहिए, मगर सिर्फ लद्दाख नहीं, सारे जगहों पे 6 शेड्यूल जैसे शेड्यूल्स होने चाहिए जो कि हिमालय को संरक्षित रख सके। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लद्दाख को क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं। कोई चीज़ें जल स्रोत हो तो जल स्रोत को हम साफ रखते हैं ना, तो वही जल स्रोत है हिमालय, उसको हमें अलग से विशेष दर्जा देकर संरक्षित रखना चाहिए। ऐसी ही विशेषताएं हमारे संविधान में पहले से हैं, जैसे 6वां शेड्यूल। तो ऐसा ही हम सोच रहे हैं कि और जगहों के लिए भी होती है। आप 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचे, उसके बाद आपका क्या फोकस रहेगा? हम 2 अक्टूबर को बापू के समाधि पर जाएंगे और फिर हम राष्ट्र के जो शीर्ष नेतागण हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से, और फिर जो विपक्ष के नेता हैं, ताकि सारे दल, सारे समुदाय समझें अहमियत को हिमालय की और लद्दाख की। ऐसा हम करेंगे वहाँ जाकर, और जाते हुए लोगों में हम संदेश देते जाएंगे आपके जैसे अच्छे चैनल्स के माध्यम से, जो सिर्फ शहरों की अय्याशियों में नहीं बल्कि जो हमारे देश में हो रहा है उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो सच के मुद्दे हैं उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके माध्यम से हम लोगों को भी सचेत करना चाहेंगे कि आप भी योगदान दीजिए, इस पृथ्वी को, इन हिमालयों को मरने से बचाइए, क्योंकि आपकी जान भी इसी से जुड़ी है। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल कि पंजाब में आते हुए काफ़ी लोगों को आपका पता नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं, और मैंने कुछ लोगों से बात की,
हमें इस तरह का नहीं देखने को मिला जितना हिमाचल में मिला। तो पंजाब और हरियाणा के लोगों को आप अपने लहजे में किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में भी हमें बहुत बहुत प्यार मिला। हाँ, हमने इतना बड़ा प्रचार भी नहीं किया। हम यही कहेंगे कि आप, हालांकि मैदानों में आपका पानी भी वहीं हिमालय से आता है, तो आप यहाँ बैठ के उसका शोषण न करें, उसका रखवाली करें। यही आपके पानी की टंकी है, हिमालय ही। और इस आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, ताकि ये आवाज़ें जब जनता की मिल जाती हैं तो जो नेता हमारे हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी भी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उनकी प्राथमिकताएं किसी खनन से, उद्योग से बदलकर संरक्षण की तरफ तब जाएगी जब लोगों की प्राथमिकता ये होगी, नहीं तो उनकी भी नहीं होगी। बाकी ये कहूँगा कि आप सब भी जो चंडीगढ़ में हैं, जो पंजाब में हैं, हमारे पदयात्रा में जुड़ सकते हैं। कल सुबह 6:30 बजे हम इसी गुरुद्वारा साहब शाहपुर से निकलेंगे सुबह 6:30। आप भी 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए हमारे साथ चल सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ सोनम वांगचुक, जो पिछले